नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज मैं जो पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट्स लगी हुई हैं वो सारी एक साथ इसी वीडियो में लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। और हाँ, शुरुआत में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, यदि आपके लिए वीडियो उपयोगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छे से वीडियो बनाती हूँ, अच्छे से पढ़ाती हूँ, ताकि आपका जो नेट है, जेआरएफ है, वो क्वालिफाई हो जाए। जैसे मेरा हुआ था वैसे आपका भी हो जाए। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारी जो यूनिट है वो है शिक्षण अभिक्षमता, जिसको हम बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें जो मुख्य बातें हैं वो मैं करवाऊंगी, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो है मैंने बड़ी ही डिटेल के साथ सारी करवा रखी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पे बोर्ड पे भी करवाई हैं और इस तरीके से भी लंबी लंबी वीडियो वहां पर डाली हुई हैं, तो वहां जाकर भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो मुख्य चीज होती है शिक्षण अवधारणा में, इसके उद्देश्य होते हैं। क्यों? क्योंकि उद्देश्य के अंतर्गत ही जो शिक्षण प्रक्रिया है वो सारी आ जाती है। तो देख लेते हैं ब्लूम के द्वारा उद्देश्यों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो 3 प्रकार से है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालित। ज्ञानात्मक में ये क्रम वाइज याद कर लेना भाई, ये एग्जाम में आपसे क्रम वाइज पूछे जाते हैं कि पहले ज्ञान आएगा या पहले मूल्यांकन आएगा। तो मूल्यांकन आपको पता है लास्ट में आता है। पहले ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। भावात्मक में सबसे पहले आग्रहण, फिर प्रतिक्रिया, फिर आकलन, फिर संयोजित करना, फिर निरूपण। मनोसंचालित में सबसे पहले आएगी प्रतिरूपता, कार्य साधन या हस्त कौशल, परिशुद्धता, स्पष्ट अभिव्यक्ति और प्रकटीकरण। तो इसमें तो हो गया मेन ये वाली चीज। उसके बाद में हम देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। तो श्रव्य साधन जैसे हमारा रेडियो हो गया, टेलीफोन हो गया, कोई ऑडियो क्लिप हो गई। दृश्य में जिनको हम देख सकते हैं जैसे पुस्तकें हो गई, समाचार पत्र हो गए, मानचित्र, ग्लोब, तो ये दृश्य में आ जाएंगे। और दृश्य श्रव्य में जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, इसमें हमारा जो टेलीविजन आ जाएगा, ठीक है, और नाटक आ जाएगा, तो जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। एक हम पढ़ते हैं डेल का अनुभव त्रिकोण, कि जो हम पढ़ते हैं उसका हमें 10% याद रहता है, सुनते हैं उसका 20%, देखते हैं उसका 30%, सुनते व देखते उसका 50, कहते और लिखते उसका 70, और जो करते हैं उसका हमें 90% याद रहता है। और मूल्यांकन सबसे पहले स्थानन, जब हम कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं वो होता है हमारा स्थानन मूल्यांकन। फिर निर्माणात्मक, फिर नैदानिक और फिर योगात्मक। योगात्मक लास्ट में आएगा, स्थानन पहले में आएगा। अब बात करते हैं शोध की। शोध अर्थात अनुसंधान अभिक्षमता, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड न होकर के ये है रिसर्च। रिसर्च मतलब पुनः खोजना, एक चीज का पहले आविष्कार हो चुका है, वो खोजा जा चुका है, और उस पर ही काम करके उसमें से कोई नई चीज निकालना, वो हमारा कहलाता है शोध। री मतलब पुनः, सर्च मतलब खोजना, पुनः खोजना या कुछ नया जानना। इसमें जो मुख्य बात होती है हमारी वो है आगमन और निगमन, जो तर्क के आधार पर। आगमन विशेष से सामान्य, अर्थात पहले हमें बच्चों को उदाहरण देने होते हैं और उसके बाद में नियम बताए जाते हैं, अर्थात परिभाषा। जैसे मैं पहले कोई भी उदाहरण दे दूं, पंखा, मेज, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, इंदिरा गांधी, तो ये क्या है, एक संज्ञा की उदाहरण है। तो उदाहरण पहले बता दूं और फिर मैं बच्चों को बताऊं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये आएगा आगमन में। निगमन में क्या होगा, पहले परिभाषा दी जाएगी और फिर उसके उदाहरण बच्चों को बताए जाएंगे। उसके बाद हमारे जो इम्पोर्टेंट हैं वो है शोध के चरण। सबसे पहले अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण, एक समस्या ली जाती है। फिर है अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना, अर्थात डिजाइन बनाना। फिर प्रदत्त संग्रह उपकरण विकसित करना, अर्थात डेटा कलेक्शन। फिर है न्यायदर्श या प्रतिदर्श चयन, अर्थात सैंपल्स लेना।
अनुसंधान प्रस्ताव लेखन, जिसको आप बोलते हैं राइट रिसर्च प्रपोजल। प्रदत्तों का एकत्रीकरण अर्थात कलेक्टिंग डेटा। प्रदत्तों का प्रसंस्करण और विश्लेषण कि क्या कुछ काम का है, क्या कुछ नहीं है, उसका एनालिसिस करना। अनुसंधान रिपोर्ट लेखन हमारा लास्ट में फाइनली हमने क्या पाया और समस्या हमारे सिद्ध हो जाती है और अंत में हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, अपनी राय सुझाव दे सकते हैं। शोध नैतिकता से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो देख लेते हैं इसको। आंकड़ों का संग्रहण व व्याख्या, परियोजना की रिपोर्टिंग व समीक्षा, अन्य शोधकर्ताओं के साथ आपसी संबंध व समन्वय। शोध कार्य प्रभावित हो सकता है कारकों के बीच यदि संबंध अच्छे नहीं हों तो। गैर आचरण, गलतफहमी को हल करने के तरीके आने चाहिए और उचित व्यवहार को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये कुछ मैंने इम्पोर्टेंट विद्वान हैं, उन्होंने क्या कुछ प्रयोग किया है वो देख लेते हैं। डेल का मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद में ब्लूम वगैरह का जो इन्होंने शिक्षण के उद्देश्य बताए वो भी मैं करवा चुकी हूँ। प्रोफेसर आर ए फीसर ने परिकल्पना या उपकल्पना का परीक्षण किया है। मेहराबिया के अनुसार जो हम किसी को कुछ बात कहते हैं उसमें शब्दों का 7%, लहजे का 38% और शरीर की भाषा का 55% योगदान होता है। कोल और चन मॉडल, जिसको आप SMCR से समझते हैं, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर। एंडरसन और कर्तुवल ने ब्लूम के समझ शब्द की जगह बोध शब्द और संश्लेषण की जगह सृजनात्मक शब्द को उचित माना है। ज्ञान के 4 आयाम एंडरसन व कर्तुवल के अनुसार सबसे पहला है तथ्यात्मक, फिर वैचारिक, फिर प्रक्रियात्मक और फिर चौथा मेटकोग्निटिव। गैगने की पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के 8 प्रकारों का उल्लेख किया है, जिसमें सबसे पहले आता है समस्या समाधान और उसके बाद आता है सांकेतिक सीखना। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब आती है हमारी यूनिट 4। यूनिट 3 में करवाने का कुछ है नहीं, एक गद्यांश आता है, उसमें से प्रश्न छाटने होते हैं। तो संचार का देख लेते हैं, इसमें क्या इसके मुख्य उद्देश्य हैं, ये इम्पोर्टेंट भी हैं। स्वयं को अपडेट रखते हैं, शिक्षा और कक्षा अनुदेश के लिए, समूहों के सुचारू संचालन के लिए, प्रेरणा और मनोबल के लिए, नियंत्रण, सांस्कृतिक संवर्धन, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए। फिर इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारे संचार जो चैनल के आधार पर वर्गीकरण है। संबंधों के आधार पर हो गए अवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, समूह और जनसंचार। जनसंचार में हमारे रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, समाचार पत्र ये आते हैं। और चैनल के आधार पर वर्गीकरण में शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में मौखिक संचार और लिखित संचार, जबकि अशाब्दिक में शारीरिक मुद्रा की विशेषता और वेशभूषा, चेहरे के हाव भाव, ये सब कुछ आते हैं। काइनेसिक्स मेटा संचार, पैरालिंग्विस्टिक अर्थात जो हमारे चेहरे की अभिव्यक्ति है, वेशभूषा है, हमारा जो लहजा है, वो इनके अंतर्गत आता है। जैसे ये है ओकुलिसिक्स, इसमें हम पलकों का प्रयोग करते हैं अर्थात आंखों का, जैसे मटकाना, झपकाना, ये चीज बिना आवाज किए। उसके बाद है प्रोसेमिक्स, स्थल का उपयोग। जैसे मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास बैठा है तो हमें समझ में आ जाता है कि इसका हमारे देश के लिए स्थान उच्च है। फिर है हैप्टिक्स, स्पर्श करना। ऑब्जेक्टिक्स, वस्तु की ओर इशारा करना। चेरोनेमिक्स, इसको केरोनेमिक्स भी आप पढ़ सकते हैं, किस समय क्या बात कहनी है, ये समय से संबंधित है। ऑल्फेस्टिक्स, गंध, महक, जैसे इत्र हो गया, सेंट हो गया, परफ्यूम, उसकी महक। गुस्ट्रिक्स, स्वाद का प्रयोग। उसके बाद में बेरलो ने जो SR मॉडल सुझाया, बाद में उसने SMCR का मॉडल दिया, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर। अब देखते हैं शोर क्या होता है। संचार प्रक्रिया में बाधा आना, चाहे वो किसी भी प्रकार की बाधा हो, चाहे वो शारीरिक हो, भौतिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, अर्थ संबंधी हो या सांस्कृतिक हो।
संदेश नियत करने के सिद्धांत, इसको हम स्मार्ट के नाम से समझ सकते हैं। एस से है स्पेसिफिक, जिसको हम विशिष्ट कहते हैं। एम से मीजरेबल, परिमेय। ए से अचीवेबल, निष्पाद्य। आर से रियलिस्टिक, यथार्थवादी। और टी से टाइम फॉर्म्ड, अर्थात निर्धारित समय सीमा। तो इंग्लिश वाले बच्चे भी यहाँ से अपनी जानकारी उठा सकते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ मैंने जो यूनिट 5 है हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग, उसके कुछ फॉर्मूले लिख रखे हैं। ये इनके स्क्वायर हैं और ये क्यूब हैं। इनका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लें। ये लेटर श्रृंखला है, इसमें इनके यहाँ नंबर लिख रखे हैं, फिर यहाँ इनके उल्टे लिख रखे हैं, और ये ट्रिक है। अगर इज होती आप याद कर ले हैं तो भी आपका इजी हो जाएगा। उसके बाद ये समय और दूरी मैंने आगे भी करवा रखा है, कैलेंडर भी आगे करवा रखा है। ये देखते हैं हम यहाँ से, ये मैंने आगे नहीं करवा रखा दोबारा। इकाई 5 के अंतर्गत ही आता है ये, कि इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 होने पर इकाई अंक यही रहता है। ठीक है, जब इनका हम स्क्वायर करते हैं, मान लीजिए 5 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 5 ही रहेगा, क्योंकि 5 5 25 आएगा, 25 का इकाई अंक 5 रहेगा। और यदि 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो पावर को 4 से भाग करते हैं, और 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो 2, 4, 8 इकाई के अंक की जगह 6 आएगा। ठीक है, और 3, 7, 9 हो तो 1 आएगा। इसी प्रकार से 4 को भाग देने पर यदि शेष बचता है तो इकाई अंक, और जो शेष बचेगा उसकी पावर लगा देंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। यदि 7 है तो उसका इकाई का अंक 3 आ जाएगा। 5 के साथ गुणनफल सम संख्या हो तो हमेशा इकाई का अंक 0 होगा। आपको पता है 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 छक 30, तो 0 आती है इकाई के अंक में। एन प्राकृत संख्याएं भी आगे करवा रखी है, वहां करवाऊंगी। अब हम करेंगे भाई युक्ति संगत तर्क। इसमें ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो कारण और कथन आते हैं उन प्रश्नों को सोल्व करने की जरूरत है। आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा बताने का ये है कि तथ्यों के आधार पर तर्क वाक्य के प्रकार कौन कौन से हैं। सर्वव्यापी सकारात्मक, अर्थात पूर्ण समावेश, जिसको हम ए से दर्शाते हैं, अर्थात सभी छात्र नेता हैं। तो ये सर्वव्यापी सकारात्मक पूर्ण समावेश का उदाहरण है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सर्वव्यापी नकारात्मक, कोई आदमी नेता नहीं है या कोई छात्र नेता नहीं है, ए ई। अंशव्यापी सकारात्मक आई, कुछ आदमी नेता है, और अंशव्यापी नकारात्मक मतलब थोड़े बहुत, कुछ आदमी नेता नहीं है। तो ए ई का उल्टा और आई ओ का, ये याद कर लेना, ए ई आई ओ। इसमें एक ये पूर्वाग्रह और समझने के लायक है। पूर्वाग्रह जैसे क्या होता है कि मान लीजिए हमारा किसी गांव के लड़के के साथ या लड़की के साथ झगड़ा हो जाता है, तो हमारे मन में ये धारणा बन जाती है कि भाई वो गांव खराब है, वहां के आदमी खराब है। यदि हम कभी मौका मिलता है भविष्य में वहां जाने का, तो हमारा एक पहले ही पूर्वाग्रह बना हुआ है कि इस गांव के लोग अच्छे नहीं हैं, तो हमें उस गांव में जितने भी लोग मिलेंगे उनको हम संदेह की दृष्टि से देखेंगे। तो वो क्या हो जाता है, पूर्वाग्रह। फिर यूनिट 7 डेटा कलेक्शन आता है। ये तो भाई पेन घिसने वाला काम है। उसके बाद आती है हमारी 8वीं यूनिट आईसीटी, जो थोड़ी हार्ड भी पढ़ने वाली है, परंतु जब हम करते हैं कोई चीज को तो वो आसानी से समझ में भी आ जाती है। आईसीटी ने क्या किया है, पूरे संसार को ग्लोबल विलेज बना दिया है। हर क्षेत्र में इसने अपने पैर फैला रखे हैं, कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। आईसीटी की फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका महत्व क्या है कि भई ये शिक्षार्थियों को शिक्षित करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं तो ये आईसीटी के कारण ही संभव है। इसके लाभ देख लेते हैं। अधिगम का व्यक्तिकरण, कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार
सीख सकता है, चाहे वो कोई बच्चा जल्दी पकड़ करता है, कोई बच्चा धीमी सीखता है, तो वो अपनी जो व्यक्तिकरण है उसकी सीखने की जो गति है उसको निर्धारित कर सकता है। अंतर क्रियाशीलता, दूरी और जलवायु से तटस्थता, अधिक किफायती व व्यापक पहुंच, एकाधिक शिक्षण और विविध शिक्षार्थी, एक समान गुणवत्ता। आईसीटी के प्रकार समय के आधार पर नए में आ जाएंगे भी कंप्यूटर, इंटरनेट और उपग्रह, पुराने में रेडियो, टीवी, टेलीफोन। मीडिया के आधार पर, संकेतों के आधार पर, प्रसारण काल के आधार पर, एनालॉग, डिजिटल, जीरो एक, मार्स कोड इसका जो उद्गम है, और तुल्यकालिक जिसको हम लाइव बोलते हैं, अतुल्यकालिक जिसको हम रिकॉर्डेड बोलते हैं। जैसे क्रिकेट का मैच है वो लाइव चलता है, उसको हम तुल्यकालिक बोलते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के घटक देख लेते हैं भाई। कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, दूरसंचार व नेटवर्क और मानव संसाधन। जो जो क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं ये लिख रखे हैं यहाँ पे। इसरो की फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। उसके बाद में इसको दो प्रणाली और बट जाती हैं। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इनसैट और IRSS। प्रसार भारती 1997 में इसका गठन हुआ। इसके अंतर्गत दूरदर्शन व आकाशवाणी दोनों आते हैं। एफएम की शुरुआत 1993 में हुई और 2001 में पहला निजी चैनल रेडियो सिटी और मिर्ची लागू हुए, जो अभी आप एफएम में सुनते हैं। जो कंप्यूटर होता है, हार्डवेयर उसकी काया होती है, सॉफ्टवेयर उसका मस्तिष्क होता है, विद्युत उसकी आत्मा होती है और उपयोगकर्ता एक अभिनंग होता है। यदि हम उसको चलाना ही नहीं जानते तो फिर वो बेकार है, तो एक अभिनंग होता है। कंप्यूटर की विशेषताएं जितनी बताई जाए उतनी कम है, परंतु यहाँ लिख रखी हैं। बाइनरी सिस्टम पर आधारित है, तीव्रता है, संग्रहित स्मृति है, शुद्धता है, वैविध्यपूर्ण है, बहुप्रक्रम है, परिश्रमशीलता है। पीसी जो पर्सनल कंप्यूटर है उसके पिता हेनरी एडवर्ड को माना जाता है, जिन्होंने 1975 में इसको बनाया था। कंप्यूटर की पीढ़ियां दे रखी हैं इधर, इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं। रोम और रैम के बारे में मैंने बता रखा है डिटेल से, ये भी आप पढ़ सकते हैं। हाँ, ये जानना जरूरी है कि भाई 4 बिट से एक निबल बनता है, 8 बिट से एक बाइट, 1024 बाइट से एक किलोबाइट, 1024 किलोबाइट से एक मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट से एक गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट से एक टेराबाइट, 1024 टेराबाइट से 1 पेटाबाइट। ठीक है। और आस्की में 256 कोड होते हैं। आस्की ये इस वाली आस्की नहीं, ये आस्की ASCII अर्थात अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर एक्सचेंज, इसमें 256 कोड होते हैं। फिर ये इसकी भाषा है। फिर आता है इंटरनेट 1969 में, अमेरिका में 1972 में ईमेल की शुरुआत इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ इनकी फुल फॉर्म लिख रखी है, HTTP की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML की लिख रखी है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हमारी 8वीं यूनिट हो गई। अब हम करते हैं 9वीं यूनिट, जन एवं पर्यावरण। तो फ्रेंच भाषा के एनवायरनेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पारिस्थितिकी या समस्त बाह्य दशाएं। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है ये 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने जीव विज्ञान की शाखा के रूप में इकोलॉजी जो शब्द है इसका प्रयोग किया था, कि जीव विज्ञान की शाखा जिसमें जीव पर वातावरण का प्रभाव तथा जीवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है इकोलॉजिस्ट में। ठीक है। फिर जो पारिस्थितिकी तंत्र 1935 में आर्थर टांसले ने, ये दोनों वैज्ञानिकों के नाम याद आप कर लेना, इन्होंने तो इकोसिस्टम और उन्होंने इकोलॉजी। फिर ये घटक बता दिए। पानी वाले पिरामिड को छोड़ करके बाकी सभी का सीधा पिरामिड बनेगा और पानी का उल्टा बनेगा, जैसे ये उल्टा बनेगा ऐसे। ठीक है। MA भी पूछा जाता है, मैन एंड बायोस्फेयर। पृथ्वी के 4 मंडल हैं, ये मैंने अपनी वीडियो में बता रखे हैं, बड़े अच्छे से समझा रखे हैं। प्रदूषण के स्तर भी होते हैं, अच्छा 0 से 50 जिसका रंग हरा माना जाता है, संतोषजनक 51 से 100 हल्का हरा, सामान्य प्रदूषित 101 से 200 पीला रंग माना जाता है, खराब 201 से 300 नारंगी, अति खराब 301 से 400 उसका रंग लाल अर्थात खतरनाक।
फिर ये सामान्य श्रवण हमारा 20 डेसिबल होता है। सामान्य वार्तालाप हम 50 से 60 डीबी में करते हैं। सुनने की क्षमता में गिरावट 75 डीबी के आसपास आ जाती है। चिड़चिड़ाहट 80 डीबी के आसपास। मांसपेशियों में उत्तेजना 90 के आसपास और दर्द की सीमा 120 डेसिबल के आसपास हो जाती है, जिसके कारण हमारे कानों में दर्द शुरू हो जाता है। जल प्रदूषण में वही कीटनाशक आते हैं। मृदा में भी भूमि की उपजाऊपन क्षमता का कम होना, उसका बह जाना। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, हिमशैल, वनाग्नि, सूखा, भूस्खलन, समुद्री तूफान। भूकंप के द्वारा सबसे ज्यादा भारत में नुकसान होता है। उसके बाद में जो आपदा प्रबंधन रणनीति है, इनकी वीडियो मैंने बना रखी है, ये आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, और वहाँ चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। फिर ये राष्ट्रीय उद्यान भी मैंने करवा रखे हैं। MAB की जो फुल फॉर्म है वो है मैन एंड बायोम। इसके अंतर्गत 10 जैव मंडल आरक्षित हैं। और क्रेटर जो शब्द है वो भूकंप से संबंधित नहीं है। ये एक प्रश्न मैंने पढ़ा था तो यहाँ पे लिख दिया है। अब आती है हमारी 10वीं यूनिट कि ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। यूनेस्को के अनुसार अधिगम के 4 स्तंभ है: लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी और लर्निंग टू लाइव टुगेदर। शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। उच्च शिक्षा प्रणाली जो हमारी आती है, जिसके अंतर्गत 18 से 23 वर्ष के जो बच्चे हैं वो आते हैं। तो शुरुआत में जो जो विश्वविद्यालय खोले गए यहाँ लिख रखे हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लेना। इधर भी जिस जिसने जो जो रिपोर्ट लागू की या जो विश्वविद्यालय खोले गए या संस्था चलाई गई, वो यहाँ मैंने लिख रखा है। इनमें इम्पोर्टेंट है 1854 वुड डिस्पैच, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्ट जिसको कहा जाता है, चार्ल्स वुड के नाम पर। और भाई 1882 से 83 में हंटर आयोग लागू किया। कॉलेजों का संबंध विश्वविद्यालयों से हो और महिला शिक्षा पर बल दिया गया कि कॉलेजों को यूनिवर्सिटियों से जोड़ा जाए। फिर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद में 1905 में बंगाल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? बंगाल के वीरभूम जिले में रविंद्रनाथ टैगोर ने खोला, शांति निकेतन के नाम से। तो ये सारे लिख रखे हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस टाइम पे। हार्टोग समिति 1929, सप्रू समिति 1934, अब्बोट वुड रिपोर्ट 1937, वर्धा शिक्षा योजना 1937, सार्जेंट रिपोर्ट 1944। स्वतंत्रता के बाद यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि उसके बाद कौन सा जो आयोग था वो लागू किया, जस्ट बाद। तो 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूजीसी जिसको हम बोलते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसके अध्यक्ष थे भाई डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली। फिर है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में, कोठारी आयोग 1964 से 66 में, त्रिभाषीय सूत्र लागू किया गया 1968 में, और 72 में 10+2+3 शिक्षा पद्धति को अपनाया गया। 66 में भारतीय शिक्षा कमीशन भारत में आया। उसके बाद समवर्ती सूची है। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, सेमेस्टर पद्धति अपनाई गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय 1985 में लागू किया, जिसको हम MHRD, और ये MHRD ही है जो इग्नू का वित्त पोषण करता है। फिर जो ये यूनिवर्सिटी या जो संस्थाएं खोली गई थी उच्च शिक्षा से संबंधित, वो लिख रखे हैं। इनका जो यूनिवर्सिटी शब्द है आंग्ल भाषा के शब्द से निकला शब्द है, और यह लैटिन भाषा की यूनिवर्सिटेस से हुआ है, जिसका अर्थ है शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य विशिष्ट सहचर्य, एक साथ रह करके वो कुछ सीख सकें। 1985 में दूरस्थ शिक्षा में सबसे ज्यादा आगे रही है इग्नू यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली में स्थापित है। COL ने एशिया के लिए अपना शैक्षिक मीडिया केंद्र भारत में स्थापित किया है, और ये है कहाँ? वैंकूवर कर्नाटक में, कनाडा में। उच्च शिक्षा के संवर्धन के लिए मुख्य केंद्रीय योजनाएं बनाई गई हैं। स्वयं है, ज्ञान है, समव्य है, SPTEL है, NKN है, शाला दर्पण है, नेशनल ई लाइब्रेरी है, NRP है, 1949 में लागू किया गया इसको। DDU है, ईशान उदय है, शक्षत है, और भाई फिर नैतिक शिक्षा के बारे में भी बहुत सारे जो विचार महात्माओं ने
प्रकट किए कि भाई नैतिक शिक्षा को ज़रूरी ही इसमें लागू किया जाना चाहिए पाठ्यक्रम में, इसके बिना जो अन्य शिक्षा है वो बेकार है। तो बच्चों में बचपन से ही अच्छे संस्कार डाले जाएँ, नैतिक मूल्य डाले जाएँ, इसलिए नैतिक शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा के रूप में लागू किया जाए। तो ये जिन-जिन समय में जो-जो शिक्षा समिति लागू की गई, वो लिख रखे हैं। ठीक है, तो भई इसी के साथ ही हमारा ये समाप्त होता है 10 यूनिट तक। उसके बाद में मैंने यहाँ साफ-साफ लिख रखा है 5वीं यूनिट से संबंधित जो समय व दूरी हैं, इनको देख लेते हैं। मैंने आपको पूरी करवानी है ये। दूरी का जो फ़ॉर्मूला होता है, वो होता है चाल गुणा समय, और चाल को यदि हम निकालेंगे तो दूरी बटा समय करके निकालेंगे, और समय को निकालेंगे तो दूरी बटे चाल करेंगे। यदि टाइम सेकंड में है तो डिस्टेंस हमें मीटर में करना पड़ेगा, स्पीड मीटर पर सेकंड में करनी पड़ेगी, ठीक है। और यदि टाइम आवर में है तो डिस्टेंस हमें किलोमीटर में करना पड़ेगा, और स्पीड किलोमीटर पर आवर में करनी पड़ेगी। और जब हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि मीटर पर सेकंड से हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हमें धारा की नाव की एवरेज स्पीड निकालनी है तो वो जो गई है और आई है, ठीक है, उसको एक्स और वाई मान लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन में कर देंगे दोनों का जोड़। जो उत्तर आएगा वो एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब कैलेंडर देखते हैं कि नॉर्मली साल को रिपीट होने में 11 साल का समय लगता है। 11 जोड़ने पर लीप बनने पर 6 साल में रिपीट होती है। लीप ईयर में 28 जोड़ने पर वह रिपीट होती है। कोई भी लीप ईयर है वो 28 साल के बाद रिपीट होगी। जैसे मान लीजिए 2024 लीप ईयर है तो अब ये 2052 में रिपीट होगी यही साल। लीप ईयर के ठीक बाद वाली साल 6 साल बाद रिपीट होती है, ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं। जैसे मान लीजिए अभी 2025 आएगी तो वो रिपीट होगी 6 साल बाद, अर्थात 2031 में। हर एक साल में अगले साल के उसी दिन में एक दिन आगे बढ़ेंगे तथा लीप ईयर आने पर हम 2 दिन आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से 29 फरवरी के बाद और पहले का भी हम ध्यान रखेंगे। यदि 2005 में जनवरी को 15 तारीख को सोमवार था, तो मंगलवार होगा वो 2006 में, 2007 में बुधवार, 8 में बृहस्पतिवार और 9 में शनिवार। क्योंकि ये लीप ईयर आ जाती है और यहाँ जनवरी की बात हुई है तो फरवरी में 29 दिन आएंगे 2008 में, ठीक है। तो जब लीप ईयर आएगा तो बीच में 2 बढ़ जाएंगे आगे, नहीं तो हम एक आगे बढ़ेंगे। फिर यदि हमें n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग करना है तो क्या फॉर्मूला अपनाएंगे, n इंटू एन प्लस वन और फिर ब्रैकेट शुरू 2n+1 अपॉन बाई 6। मान लीजिए n 10 है तो हम ये इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जो जो शुरू की n 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योग होगा, उनके स्क्वायर का योग होगा 385। यदि हमें n प्राकृत संख्याओं के क्यूब का योग निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, n इंटू एन प्लस वन बाई 2 का स्क्वायर। तो ये 3025 अर्थात 3025 n प्राकृत संख्याओं के क्यूब का योग आ जाएगा। फिर है n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर, जितनी संख्याएं हैं उनका स्क्वायर कर दो। ये मान लीजिए 20 संख्याएं हैं विषम शुरू की तो उनका स्क्वायर कर देंगे तो 400 आ जाएगा। n सम संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस वन। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग देख लेते हैं, 20 मल्टीप्लाई 20 प्लस वन अर्थात 20 मल्टीप्लाई बाई 21 इज इक्वल टू 420। अब धारा और नाव के बारे में भी क्वेश्चन आता है, ये भी देख लेते हैं कि नाव की चाल है मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर, तो धारा की चाल है y किलोमीटर पर आवर। धारा के साथ नाव की चाल यदि हमें करनी है तो वो जुड़ जाएगी, और यदि उल्टी दिशा में चलना है तो वो माइनस हो जाएगी। जैसे 6 यहाँ 4 माना, 2 माना, 6 माना, जुड़ जाएगी यहाँ पर तो यहाँ पर घट जाएगी तो 2 आ जाएगा। एवरेज का वही फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। वेन आरेख भी आप कर सकते हैं, संबंध भी बता सकते हैं, अनुपात भी कर सकते हैं। ये मैंने डेटा इंटरप्रेशन भी करवा रखा है। तो इसी के साथ ही भाई हमारी ये वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ, क्योंकि इसके अंतर्गत मैंने अपनी जो सारी यूनिट हैं वो करवा दी हैं, और अभी ये फास्ट रिवीजन चल रहा है तो इसको फास्ट रूप में ही देखिए। अगर डिटेल से आपको पढ़ना है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, मैंने वहाँ पर भी वीडियो डाली हुई हैं, ठीक है। तो इसी के साथ यही मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ और आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है
और आपके काम की है, उपयोगी लगती है आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।